क्वेश्चन हियर सेज डिस्कस योगेंद्र सिंह्स थीसिस ऑन मॉडर्नाइजेशन। योगेंद्र सिंह ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के नाम से ही, सेम नाम से ही, जो आपका सिलेबस में फ्रेज है, उसी फ्रेज से इन्होंने एक मोनोग्राफ लिखा था। एंड उस मोनोग्राफ में उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक पैराडाइम दिया था, जो कि उन्होंने अपने थीसिस में सबमिट भी किया था। वो हमें पहले तो बताना है, देखो डिस्कस करना है। पहले आप इस पैराडाइम को बताओगे ए पार्ट में। फर्स्ट यू हैव टू टेल व्हाट इज द पैराडाइम एंड देन यू हैव टू डिस्कस इट। यू विल डिस्कस इट। डिस्कस मतलब क्या होता है? डिस्कस मतलब आपने डिस्कस नहीं करना है। डिस्कस मतलब वेरियस सोशोलॉजिकल थिंकर्स, उनके क्या क्या विचार रहे, थिंकर 1, थिंकर 2, थिंकर 3, उनके क्या क्या विचार रहे हैं योगेंद्र सिंह के इस पैराडाइम को लेकर। एंड देन इन द सेकेंड पार्ट इट सेज इवैल्यूएट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस थीसिस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। बी पार्ट में हमें बताना है, हमें इवैल्यूएट करना है कि भाई योगेंद्र सिंह ने जो ये पैराडाइम, जो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम सा दिया है, स्कीमेटिक सा डायग्राम सा बना के दिया है, इसको अगर हम आज की तारीख में, आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर इंडियन सोसाइटी की मॉडर्नाइजेशन को समझना चाहें तो किस हद तक हम इस पैराडाइम को यूज़ करके इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। एंड हमें फिर उसकी लिमिटेशंस भी बतानी है, खुल के बताना है कि कैसे इस पैराडाइम को यूज़ करके हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की मॉडर्नाइजेशन को समझ सकते हैं। तो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में 4 लेक्चर्स में ये कंप्लीट किया है कि 1 घंटे के, तो 4 घंटे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा ओवरव्यू लेके कंप्लीट जस्ट द फ्रेमवर्क वी विल डिस्कस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। द मॉडल आंसर हियर वी हैव इज, ये देखिए, ये है मॉडल आंसर। तो जो ए पार्ट है, ए पार्ट में वी आर टेकिंग ये वाला पार्ट। तो ए पार्ट में मैंने सबसे पहले आप थिंकर का नाम बताओगे और उसकी किताब का नाम बताओगे। कोई भी सवाल है किसी भी थिंकर पे, पहले आप उसकी किताब का नाम और उसका नाम ज़रूर लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, और फिर बताएंगे क्या अप्रोच फॉलो करी। तो एज आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन द लेक्चर ऑल्सो, इंटीग्रेटेड अप्रोच थी इनकी। पहले के थिंकर्स की जो 4 अप्रोचेस थी अलग अलग, उनमें लिमिटेशंस थी, उन चारों अप्रोचेस को मिला के इन्होंने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाई ताकि इनकी अप्रोच में कोई लिमिटेशन, कोई कमी ना रह जाए। एवोल्यूशनरी, आइडियोलॉजिकल, कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच को मिलाया। फिर इन्होंने एक पैराडाइम दिया। पैराडाइम मतलब ये एक टेबल सा दिया इन्होंने, और इस टेबल में इन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करी। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें डिफाइन करी। कल्चरल स्ट्रक्चर बताया, जिसको हम ट्रेडिशन भी बोलते हैं, इन्होंने ट्रेडिशन वर्ड भी इसके लिए यूज़ किया है, और सोशल स्ट्रक्चर। फिर इन्होंने बताया कि सोर्सेज ऑफ चेंज, सोसाइटी में जो चेंज आता है वो 2 तरह से आता है। एक ऑर्थोजेनेटिक, सोसाइटी के अंदर से ही चेंज आ रहा है, सोसाइटी में जो चेंज आना है उसके बीज उसके अंदर ही पड़े हैं, या फिर बाहर से चेंज आ रहा है। फिर उन्होंने ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस के एग्जाम्पल्स बताए। ठीक है, कल्चरल स्ट्रक्चर में अगर इंटरनल चेंज आ रहा है तो उसके एग्जाम्पल्स ये हैं। सोशल स्ट्रक्चर में अगर इंटरनल चेंज आता है तो उसके एग्जाम्पल्स ये हैं। ये मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ लेक्चर्स में। फिर अगर बाहर से चेंज आ रहा है, इंडियन सोसाइटी में बाहर से बहुत चेंजेस आए हैं, जैसे कि इस्लाम जब धर्म इंडिया में आता है तो इंडियन कल्चर में, इंडियन स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे चेंजेस आए। तो इस्लामिक ट्रेडिशन, इस्लामाइजेशन भी, फिर सेकेंडरी लेवल पे, ग्रेट ट्रेडिशन के लेवल पे इस्लाम ने कैसे इंडिया को इम्पैक्ट किया। फिर माइक्रो और मैक्रो लेवल पे चेंजेस कैसे आए। और इन्होंने, योगेंद्र सिंह ने कहा था कि असली जो चेंज आया है इंडियन सोसाइटी में, असली मॉडर्नाइजेशन जो इंडियन सोसाइटी में हुई है वो हुई है वेस्ट, ब्रिटिश रूल के आने के बाद, ब्रिटिश राज्य के आने के बाद। तो प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन और सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन की मैंने आपको बात करी है। प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन थी जब इंडिया के लोग वहाँ पढ़ के आए और वो खुद कल्चर, उनका कल्चर और मॉडर्न वैल्यूज़ इंडिया में लेके आए, और फिर उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स शुरू किए थे, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन जब थी कि जब ब्रिटिश रूल कंसोलिडेट हुआ था इंडिया में, तो उन्होंने क्या बड़े बड़े चीज़ें वो लेके आए। एक यूनिवर्सल लीगल सिस्टम लेके आते हैं, एक एजुकेशन सिस्टम लेके आते हैं, जिन्होंने गुरुकुल, गुरु शिष्य की जो हमारी ट्रेडिशंस थे उसको बदला। लीगल सिस्टम ने हमारे जो कास्ट के अंदर पंचायत होती थी, जैसे आज की तारीख में अगर हम खाप पंचायत की बात करें, उनको रिप्लेस किया एक यूनिवर्सल फेयर लीगल सिस्टम ने, जो सबको इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास
इक्वल ट्रीट कर रहा था। फिर रोल डिफरेंशिएशन कैसे होती है, पॉलिटिकल इनोवेशंस कैसे होती हैं, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है लेक्चर में। पॉइंट इज कि ये आप स्ट्रक्चर बना के आओगे एंड यू विल शो द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑल्सो। ट्रेडिशनलाइजेशन से मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ी है इंडियन सोसाइटी। तो योगेंद्र सिंह ने कहा था कि ट्रेडिशनलाइजेशन, देखो किसी सोसाइटी में, किसी ट्रेडिशन में, इंडियन ट्रेडिशन में जब चेंजेस आते हैं, ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस सोसाइटी में आते रहते हैं, बट वो इतना बड़ा चेंज नहीं लेके आते हैं, मॉडर्न वैल्यूज़ नहीं लेके आते हैं। योगेंद्र सिंह का कहना है मॉडर्न वैल्यूज़ इंडियन सोसाइटी में आई हेट्रोजेनेटिक चेंजेस के बाद, तो इसलिए यहाँ से यहाँ की तरफ उन्होंने डायरेक्शन दिखाई है इस टेबल में। फिर हमने ये जो हो गया, ये तो हो गया इनका पैराडाइम, ये तो हो गया ये वाला पार्ट। अब हमें इसको डिस्कस करना है। तो हमने बोला कि बहुत सारे थिंकर्स आए हैं जी जिन्होंने इंडियन ट्रेडिशन के मॉडर्नाइजेशन को डिस्कस किया है। के.एल. शर्मा भी अग्री किए हैं योगेंद्र सिंह के कहने पे कि उन्होंने जो कहा ये भी वही कह रहे हैं कि भाई इंडियन सोसाइटी में जो मॉडर्नाइजेशन हुई ना वो बहुत सेगमेंटल है, बहुत अनइवन है, बहुत कम लेवल पे हुई है मोस्ट, और उसका फ़ायदा मोस्टली एलीट्स, जो ट्रेडिशनल एलीट्स थे वो उठा गए हैं। ब्रॉडर लेवल पे इंडिया स्टिल रूरल सोसाइटी, स्टिल अ पेजेंट सोसाइटी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, और इतनी मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाई है, बहुत ही लॉपसाइडेड मॉडर्नाइजेशन हुई है। ठीक है, फिर डूमो। अब डूमो का भी ये पूरा मैं आपको लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। डूमो भी वो फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने भी इंडियन सोसाइटी के कास्ट से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उन्होंने कहा था कि कास्ट जैसी चीज़ बहुत बड़ी हायरार्की लेके आती है इंडियन सोसाइटी में। इंडियन सोसाइटी इज़ नॉट एगैलिटेरियन एट ऑल, उनको कास्ट के थ्रू हायरार्की ही दिखती थी इंडियन सोसाइटी में। तो उन्होंने कहा जितनी मर्जी मॉडर्नाइजेशन ले आओ इंडिया में, कास्ट की रूट्स इतनी स्ट्रांग है कि हायरार्की तो नहीं जाएगी इंडियन सोसाइटी में, ऊंच नीच नहीं जाएगी इंडियन सोसाइटी से, स्ट्रैटिफिकेशन डिवीजन नहीं जाएगी इंडियन सोसाइटी से। तो ये इन्होंने बात कर दी। फिर दीपांकर गुप्ता जो सबसे मॉडर्न थिंकर हैं, हमारे जितने भी सोशोलॉजिस्ट हम पढ़ते हैं, इंडियन सोशोलॉजिस्ट, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। इनकी किताब थी मिस्टेकन मॉडर्निटी, एंड ही सेज, इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, एक फ्रेज यूज़ किया, वेस्टॉक्सिकेटेड एलीट, कि वो एलीट्स इंडिया के जो बाहर से पढ़ाई करके आए हैं और वो ब्लाइंडली जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी हर चीज़ को मॉडर्न बोल के अपना रहे हैं, इंडिया में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वेस्ट की हर चीज़ को हम मॉडर्न में नहीं कैटेगराइज कर सकते। मैंने आपको वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का डिफरेंस बताया था। कपड़े पहन लेने से, वैसा पॉप कल्चर सुन लेने से, वैसी अंग्रेज़ी भाषा बोल लेने से, उनकी कुजीन्स खाने से हम मॉडर्न नहीं बनते हैं। मॉडर्न बनते हैं हम अपनी सोच से, हम अपनी वैल्यूज से बनते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग कि मिस्टेकन मॉडर्निटी है। अगर आप मोबाइल फ़ोन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, दैट डज नॉट मीन यू आर मॉडर्न, इट कम्स बाय योर वैल्यूज़। इसकी बात इन्होंने करी है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में हमें इवैल्यूएट करना है कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम योगेंद्र सिंह का ये जो पैराडाइम कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने बनाया है, जहाँ पे उन्होंने लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन की बात करी, माइक्रो स्ट्रक्चर और मैक्रो स्ट्रक्चर्स की बात करी है, इस लेवल पे हम कैसे अंडरस्टैंड करें मॉडर्नाइजेशन को। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में आप पॉइंट्स के सब पॉइंट्स बना के, हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके, ऐसे ही आप आंसर में लिखेंगे, ताकि प्रॉपर स्ट्रक्चर आपका विजिबल होना चाहिए आंसर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एप्लीकेबिलिटी। प्रॉपर आप हेडिंग बनाएंगे विद बी लिखकर, बी पार्ट लिखकर हेडिंग बनाएंगे, एप्लीकेबिलिटी इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो मॉडर्नाइजेशन बहुत सेगमेंटल थी, बहुत लिमिटेड थी, बहुत ही अनइवन थी, बट आज़ाद भारत में जो हमारी इंडियंस की सरकार थी, भारतीय सरकार थी, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन हर लेवल पे लेके आने की कोशिश करी थी, कल्चरल लेवल पे भी और स्ट्रक्चरल लेवल पे भी। और इसके लिए वो बहुत सारे लेजिस्लेशंस लेके आए थे, बहुत सारे लॉज लेके आए थे। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे, हिंदू कोड बिल, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ बिल, कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंजेस लेके आए थे, फंडामेंटल राइट्स में हमने अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इंट्रोड्यूस किया, हमने SC/STs को रिजर्वेशन दी, हम लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, हिंदू कोड बिल में विमेन को प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंजेस हम लेके आए। इंडिया में
चेंजेस लेके आने के लिए बहुत स्ट्रक्चरल लेवल पे भी और कल्चरल लेवल पे भी, और इसको एक्सेलरेट किया जो ग्रेट ट्रेडिशन में चेंजेस आए। ग्रेट ट्रेडिशन में क्या चेंजेस आए? अर्बनाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, लीगल सिस्टम आता है, एजुकेशन सिस्टम हमारा नया आ चुका है, यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जब हमारे आती हैं, वी ब्रॉड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जहाँ पे अमीर गरीब किसी भी कास्ट के इंसान को, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, सबको 1 वोट का अधिकार था, कि सबको इक्वल वोट है, एक वोट का एक ही वोट पड़ेगा। दिस वॉज अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन सच अ स्ट्रैटिफाइड, इन सच अ डिविसिव हायरार्किकल इंडियन सोसाइटी। ठीक है, बट योगेंद्र सिंह कहते हैं कि भाई ट्रेडिशनल भी री इन्फोर्स हुआ। जो ट्रेडिशनल एलीट्स थे उन्होंने मॉडर्निटी को, मॉडर्न टूल्स को, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया अपना रिचुअल ऑर्डर बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यूज़ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं कि आज की तारीख में शादी.com है, जीवनसाथी.com है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड्स में यूसी कास्ट बेस के नाम पे आप अपने मैट्रिमोनियल प्रपोजल्स देखते हो। शादी.com, जीवनसाथी पे आप कास्ट बेस के ऊपर शादियाँ के प्रपोजल्स देखते हैं। ठीक है, इंडिया में आज की तारीख में सिर्फ 5% इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, 95% मैरिजेस आर स्टिल अकॉर्डिंग टू योर कास्ट। कास्ट एंडोगेमी इज स्टिल प्रैक्टिस्ड प्रेडोमिनेंटली। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम ट्रेडिशन को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कोविड का एग्जांपल आप दे सकते हैं कि कोविड में ऑनलाइन शादियाँ हुई हैं, या टेक्नोलॉजी इंटरनेट के थ्रू हम राखी भी भेजते हैं, वीडियो कॉल करके यज्ञ होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। स्ट्रक्चरल लेवल पे माइक्रो और मैक्रो लेवल पे क्या क्या हुआ है। माइक्रो स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट कास्ट, फैमिली, विलेज कम्युनिटीज़, जो लोकल स्प्रेड है जिनका। अब इसमें उन्होंने बोला कि योगेंद्र सिंह ने बोला कि बहुत अडेप्टेबिलिटी, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है इंडियन माइक्रो स्ट्रक्चर्स ने व्हेन इट कम्स टू मॉडर्नाइजेशन। वो मॉडर्नाइज तो हुए काफ़ी हद तक, बट उन्होंने अपना सोशल रोल, जो ट्रेडिशनल सोशल रोल था, वो नहीं जाने दिया। तो कास्ट का बहुत बड़ी एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं कि कास्ट घुसी पॉलिटिक्स में, कास्ट घुसी आपके गवर्नमेंट जॉब्स में, कास्ट घुसी आपके एंटरप्रेन्योरशिप में, दलित कैपिटलिज्म की आप बात कर सकते हैं। तो वोटिंग बिहेवियर, कास्ट लाइंस पे वोटिंग होती है, कास्ट एसोसिएशंस बननी शुरू हुई, इट गॉट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पर कास्ट ने अपना सोशल रोल नहीं भूला। जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, वोटिंग बिहेवियर की, वी आर टॉकिंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, कि एक पार्टी आती है बीएसपी जो कि दलित्स को रिप्रेजेंट करती है। इट इज़ अ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, तो वहाँ पे आप कास्ट का एक पॉजिटिव रोल देख रहे हैं। एट द सेम टाइम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। मैंने आपको घनश्याम शाह की एक किताब बताई थी, अनटचेबिलिटी इन रूरल इंडिया। दैट इज़ द ओनली सर्वे दैट हैज़ बिन डन रिगार्डिंग अनटचेबिलिटी पोस्ट इंडिपेंडेंस। और उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स का, सिटीज़ का, डिस्ट्रिक्ट्स का डेटा कवर करके बताया है कि किस आज की तारीख में भी बहुत रूरल इंडिया में कास्ट रिजिडिटीज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग और डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। तो कास्ट हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स सोशल रोल, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। फिर रोल डिफ्रेंसिएशन की बात करेंगे, ये हमने टेबल में भी आप दिखा सकते हो। एक और बात, दिस इज़ अ 20 मार्कर। 20 मार्कर यू हैव टू फिनिश इन 8 मिनट्स, 8 to 9 मिनट्स होता है। 1 मिनट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ले लीजिए, 8 मिनट में आपको आंसर लिखना है। तो ट्राई टू जस्टिफाई वन स्टेटमेंट विद वन एग्जाम्पल ओनली। सेकेंड एग्जाम्पल पे मत पहुंचे। यहाँ पे मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, जहाँ जहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स कोड किए हैं, तो यू कैन रिड्यूस इट टू वन एग्जाम्पल ऑल्सो। रोल डिफ्रेंसिएशन की बात करिए कि पहले अपर कास्ट के पास अपर कास्ट अपर क्लास भी होती थी, कि जो अपर कास्ट है वो ऑटोमेटिकली अमीर भी है, बट ये डिफ्रेंसिएशन अब खुलनी शुरू हुई। अब ज़रूरी नहीं है कि अपर कास्ट है तो वो अमीर भी होगा। तो कास्ट क्लास का जो स्ट्रेटम था वो वाइड होना शुरू हुआ। अब लोअर कास्ट भी आप कुछ कहीं किसी लेवल पे अमीर देख लेंगे, या अपर कास्ट भी गरीब देख लेंगे। तो ये डिफ्रेंसिएशन शुरू होनी इंडिपेंडेंस के बाद शुरू होती है, व्हेन वी ब्रिंग रिफॉर्म्स। ठीक है, फिर लेजिटिमाइजेशंस की बात करी कि पहले क्या होता था कि अपर कास्ट अपनी पावर
ट्रेडिशन के बेसिस पे लेजिटिमाइज करते थे। हाँ, हम अपर कास्ट हैं, हमारे पास डिवाइन राइट है, शास्त्रों में लिखा गया है, हिस्ट्री है हमारी, तो दे शुड जस्टिफाई देयर पावर ऑन दीज लाइन्स। अब क्या हो गया है, मॉडर्नाइजेशन हो गई है, तो दे जस्टिफाई देयर पावर ऑन द बेसिस ऑफ अदर थिंग्स। जैसे कि इलेक्शंस में खड़ा होना है अपर कास्ट को, तो दे विल टॉक टू यू ऑन अदर थिंग्स लाइक नेटवर्क है मेरा अच्छा, आसपास के गांव के साथ बनती है हमारी, हम वहाँ पे सुलझा सकते हैं बात, शिक्षा मंत्री हमें जानते हैं, लोकल एमएलए हमें जानता है, हमारे पास मसल पार है, हमारे पास पैसा है इलेक्शन में लगाने के लिए। तो दे आर जस्टिफाइंग इट नॉट थ्रू ट्रेडिशन बट थ्रू अदर सेक्युलर वैल्यूज़, ऑल्दो दीज आर ऑल्सो मैनिपुलेशंस। तो यहाँ पे योगेंद्र सिंह कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल एलीट थे, पार तो अभी भी उनके पास ही है, बट नाउ दे जस्टिफाई देयर पार अथॉरिटी थ्रू अदर थिंग्स, थ्रू कंसेंसस। लोग भी मिलके हाँ ठीक है, अब वो भी कहते हैं कि जस्ट बिकॉज ही इज़ अपर कास्ट डज नॉट, ठाकुर साहब ऊपर कास्ट के हैं, तो दैट इज़ नॉट द ओनली जस्टिफिकेशन, दे आर गिविंग अदर जस्टिफिकेशंस ऑल्सो टू मेंटेन देयर अथॉरिटी। ठीक है, एंड ये आपका एनालिसिस हो गया। कभी भी किसी भी थिंकर पे सवाल आता है तो यू हैव टू राइट इट्स लिमिटेशन, ओनली देन द आंसर बिकम्स कंप्लीट फ्रॉम ऑल डायमेंशंस। तो जब आपने ये उसकी इवैल्यूएशन कर लिया, तो इवैल्यूएशन का एक ये पार्ट उनकी लिमिटेशंस भी होंगी कि योगेंद्र सिंह के थीसिस की लिमिटेशन ये रही कि उन्होंने डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक लेवल पे उन्होंने एनालिसिस मॉडर्नाइजेशन को इग्नोर किया। इकोनॉमिक लेवल पे भी इंडिया मॉडर्नाइज हुआ, डेमोग्राफिक लेवल पे भी इंडिया मॉडर्नाइज हुआ, बट ये चीज़ें इन्होंने इग्नोर कर दी। तो दिस इज़ हाउ यू विल कंक्लूड योर आंसर। 20 मार्कर में आपको 4 पेज दिए जाते हैं, उसके लिए 330 वर्ड्स आर मोर देन एनफ फॉर यू। यहाँ पे अगर आपको आपका आंसर, योर होमवर्क विद दिस सीरीज, एवरी आंसर आई डिस्कस इन एवरी वीडियो, योर होमवर्क इज टू रीड दिस answer again and again and write it in 8 words in 4 pages for a 20 marker, and अगर 10 marker है तो आप 2 पेज में ख़त्म करेंगे within 6 minutes। ठीक है, एंड देन यू विल सी वेदर यू आर एबल टू फिनिश इट ऑन टाइम। क्या आपको वर्ड लिमिट कम पड़ रही है या ज़्यादा पड़ रही है, और उसको एडजस्ट कैसे करना है, एग्जाम्पल कम देने हैं या ज़्यादा देने हैं। अगर वर्ड लिमिट कम पड़ रही है तो ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, अगर ज़्यादा पड़ रही है तो एक एक एग्जाम्पल दे के जस्टिफाई कीजिए, ख़त्म कीजिए। अब जैसे मैंने पीछे फर्स्ट सेक्शन में 3 थिंकर्स के नाम दिए हैं, अगर आपके पास वर्ड लिमिट ज़्यादा लग रही है 330 वर्ड्स, ऑल्दो इट्स नॉट, तो आप एक थिंकर और ऐड कर दीजिए। आप गिडेंस ने मल्टीपल मॉडर्निटीज़ की बात करी है, इंडियन मॉडर्नाइजेशन इज़ यूनिक, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो this understanding you get only when you write the answer within the word limit and within the time limit, depending on the marks of that question. ठीक है, so this is where we end today's video. We'll meet again in another section from impact of colonial rule on Indian society, social background of Indian tradition का एक सवाल लेके अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।